नमस्कार। वेलकम टू डॉक्टर अमित एकेडमी। कैसे हैं सब लोग? आज हम डिस्कस करने वाले हैं टेस्ट नंबर हमारा 19। 18 हम डिस्कस कर चुके हैं, 19 नंबर टेस्ट डिस्कशन कर रहे हैं हम। ठीक है, आप सबको पता ही है ये जो हमारी सीरीज जो है आपके लिए लगातार चल रही है, जिसके अंदर मेंस आंसर दिल्ली ये नाम है इसका, मेंस आंसर दिल्ली। और इसके अंदर जो है आपको 100 टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, डेली आपका टेस्ट रहता है 8:30 बजे। 8:30 बजे जो है आपका टेस्ट रहता है डेली। आपको प्रैक्टिस करना है और फिर उसके बाद में जो है इसका सॉल्यूशन आपको मिलता है। तो गॉट इट। आगे बढ़ते हैं हम और पहले क्वेश्चन की तरफ। वैसे इसमें मैं बात करूं तो 77 माइनर टेस्ट है और 23 जो है वो मेजर टेस्ट है। 77 माइनर में जो है हमारा 19 नंबर जो है, मेजर हमारा हर संडे को होता है। ठीक है, एवरी संडे। आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, ट्यूसडे को होता है, एवरी ट्यूसडे। पहला क्वेश्चन आपके सामने, क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे कि आपकी जो है वर्ल्ड हिस्ट्री कंप्लीट हो गई है, सोशियोलॉजी कंप्लीट हो गई है, साइंस टैग स्टार्ट हुई है, पबेट चल रही है, लगभग कंप्लीट ही, एक दो क्लास और लगेगी। ठीक है, और एथिक्स जो है वो भी कंप्लीट जल्दी ही होने वाली है। तो एमआरआई के सिद्धांत और कार्यप्रणाली पर जो है संक्षेप में चर्चा करनी है। और इसे एक्सरे टोमोग्राफी से अधिक सुरक्षित क्यों माना जाता है, ये है। ठीक है, वैसे अगर आप ध्यान से देखोगे 10 मार्कर क्वेश्चन है और ये पिछली बार आरएस जो है मेंस 2023 में ये पूछा गया था। ठीक है, तो इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे अच्छे से, पूरा प्रॉपर। मैं आपको थोड़ा सा जो है हिंट दूंगा आपको। एमआरआई मतलब मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, इसके बारे में हम बात करें तो एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, और एनएमआर क्या होता है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। ठीक है, तो एमआरआई क्या करती है, शरीर की इमेजिंग करती है। मान लो बॉडी के अंदर जो है कहीं इन्फेक्शन या किस जगह क्या प्रॉब्लम है, वो एमआरआई से होती है। एनएमआर का मतलब है अणुओं की जो है स्ट्रक्चर के बारे में जो है अध्ययन करती है। ये मेडिकल में काम आती है, ये स्पेशल एक साइंस है। ठीक है, बीमारियों का पता लगाते हैं इसमें इसमें हम उसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या है वो समझते हैं। जैसे ये आपने देखा होगा एमआरआई मशीन होती है जिसके अंदर मरीज को लेटाया जाता है। ठीक है, और ये एनएमआर है। शरीर के हाइड्रोजन परमाणु इसमें यूज होते हैं। इसमें नाभिक की स्पिन जो है, अल्फा बीटा स्पिन जो है, अल्फा स्पिन स्टेज और बीटा स्पिन स्टेज सुरक्षित नहीं, मतलब यहाँ पे जो है सुरक्षित। ठीक है, और इसके अलावा बात करें यहाँ पर डॉक्टर के इलाज या वैज्ञानिक की रिसर्च है। तो एक तरीके से समझ गए होंगे आपको क्या, जैसे डॉक्टर बोले एमआरआई लाओ, शरीर का हाल हमें दिखाओ, तो एमआरआई तो डॉक्टर से रिलेटेड। साइंटिस्ट बोले एनएमआर चलाओ, अणु की दुनिया हमें बताओ, तो ये एनएमआर जो है आणविक, एनएमआर अणु की तकदीर और एमआरआई शरीर की तस्वीर। सिंपल सा एक लॉजिक है, वो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो अपन बात कर लेते हैं एमआरआई। ठीक है, मोटा मोटा एक बार देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एमआरआई ये न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, यानी किस एक क्वेश्चन सीधा सा आ सकता है कि एमआरआई जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, एनएमआर। ठीक है, ये शरीर में हाइड्रोजन प्रोटॉन को संरेखित करने के लिए मजबूत चुंबकीय क्षेत्र और रेडियो तरंगों का उपयोग करता है। जब रेडियो फ्रिक्वेंसी बंद हो जाती है तो प्रोटॉन ऊर्जा छोड़ते हैं, जिसका पता लगाया जाता है और छवियों में जो है पिक्चर में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, मतलब एक आइडिया लग जाता है कि कहाँ पर जो है बॉडी में इन्फेक्शन है या कहाँ पर जो है कुछ विकार है। ठीक है, तो वो वहाँ पर एक धब्बा छूट जाता है। एक्सरे टोमोग्राफी से ज़्यादा सुरक्षित क्यों है, क्योंकि एक्सरे या सीटी स्कैन की विपरीत एमआरआई जो है आयनकारी विकिरणों का उपयोग नहीं करता है, जिससे अधिक सुरक्षित हो जाता है। बिल्कुल, वहाँ पर तो एक विकिरण होते हैं, रेडिएशन होती है, और ये विकिरण प्रेरित सेलुलर क्षति या दीर्घकालिक स्वास्थ्य जोखिम के बिना नर्म ऊतकों की जो है विस्तृत छवियां जो है वो प्रदान करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे, एमआरआई शरीर के अंदर अंगों और ऊतकों की इमेज बनाने के लिए काम करता है, और ये रासायनिक यौगिकों की संरचना जानने के लिए एनएमआर यूज होता है। मेडिकल क्षेत्र में लक्ष्य बीमारियों का पता लगाना, बड़ी स्कैनिंग मशीन होती है। तकनीक शरीर के हाइड्रोजन परमाणुओं पर ये कार्य करता है। रेडिएशन जो है नहीं होती है, इसका मतलब ये सुरक्षित है।
ठीक है, ये रसायन विज्ञान और भौतिकी में काम आता है। अणुओं की स्ट्रक्चर और गुणों का अध्ययन करते हैं इसमें। और इसके अलावा जो है नाभिक की स्पिन विश्लेषण, अल्फा बीटा स्पिन और रेडिएशन भी इसमें भी नहीं है, तो ये भी सुरक्षित है। ठीक है, अब बात करते हैं एनएमआर। एनएमआर कैसी तकनीक है? तो एनएमआर की रट्टा मार लो डायरेक्ट। एनएमआर वह तकनीक है जिसमें किसी परमाणु का नाभिक, ठीक है, नाभिक आप जानते हैं नाभिक, ठीक है, नाभिक के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूमता है। तो परमाणु नाभिक जो है बाएं चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में उस पर आरोपित रेडियो आवृत्ति से उत्तेजित होकर विद्युत चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। आपको कीवर्ड ध्यान रखना है, एक तो एक टेक्नोलॉजी है, किसी परमाणु के नाभिक, नाभिक, ठीक है, या फिर वो किसी न किसी के प्रभाव में, यानी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में, फिर उस पर आरोपित रेडियो फ्रिक्वेंसी से उत्तेजित हो जाता है और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। नाभिक उस पर आरोपित रेडियो को विकसित करता है, जिससे इसकी संरचना के संबंध में जानकारी मिलती है, तब हमें इसकी स्ट्रक्चर पता लग जाती है। इसी तकनीक के अंदर अगर किसी अज्ञात कार्बनिक मिश्रण में उपस्थित हाइड्रोजन और प्रोटॉन के प्रोटॉन, एनएमआर तकनीक से विभिन्न प्रकार के एनएमआर सक्रिय नाभिकों का अध्ययन किया जाता है, जैसे 1H हो गया, 13 कार्बन हो गया, 15 नाइट्रोजन, ठीक है, ये इस तरीके से। फिर इसके बाद सकता है एनएमआर असक्रिय तत्वों से क्वेश्चन आ सकता है, तो ध्यान रखना, ठीक है। मतलब अगर दोनों विषम संख्या में है, परमाणु क्रमांक Z और परमाणु द्रव्यमान A, ये दोनों अगर विषम संख्या में है तो होगा, ठीक है, वहां जो है न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर 0 नहीं होगा, ठीक है। और नाभिक की जो है परत चक्रण का गुण पाया जाता है, जैसे ये देखो 1 ये इस तरीके से, ठीक है। मतलब आपको ये ध्यान रखना है, या तो Z, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, सिंपल सी बात। परमाणु क्रमांक Z और द्रव्यमान संख्या A, ठीक है, ठीक है। तो वहां पर परत चक्रण का जो गुण है, परत चक्रण का गुण जो है ये नहीं पाया जाता, स्पिन नहीं होती, ठीक है। तो ये सिंपल, और केवल एनएमआर सक्रिय जो एक्टिव है जिसमें हो सकता है। और इस तकनीक की खोज करी थी फेलिव ब्लॉच, ये ध्यान रखना, 2 मार्कर में आ सकता है, फेलिव ब्लॉच और एडवर्ड पर्सेल ने करी थी, ठीक है। इस तकनीक में जो है एमआरआई की शुरुआत जो है एमआरआई की। अनुप्रयोग की बात करें, एनएमआर तकनीक का चिकित्सा क्षेत्र में बहुत ब्रॉडली उपयोग किया जाता है एमआरआई के रूप में। औद्योगिक क्षेत्र में हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। तरल और ठोस पदार्थ के अणुओं की स्ट्रक्चर स्वरूप सहायक है। खाद्य और औषधीय सामग्री में पानी और वसा अनुपात, यानी कितना वाटर और कितना फैट, ये अनुपात रेशियो ज्ञात करने में। और जो है संसर्ग, ठीक है। दोनों की तकनीक की बात करें तो दोनों ही तकनीक जो है प्रोटॉन द्वारा उत्सर्जित रेडियो आवृत्ति तरंगों का अध्ययन पर आधारित है। एनएमआर इन तरंगों की आवृत्ति का उपयोग सूचना एकत्रित करती है, और जबकि एमआरआई जो है तीव्रता का उपयोग करती है। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का उद्देश्य किसी पदार्थ की रासायनिक संरचना का पता लगाना है, और एमआरआई का शरीर की विस्तृत इमेज बनाना। कुल मिलाकर फॉर्मूले से लग रहा है, सिंपल सी बात है, तो आप याद होना अच्छे से, लिमिटेड है, कुछ ऐसी बात है नहीं। अब ये मशीन जो है किस तरीके से वर्क करती है, जो हमने फोटो दिखाया पिछला, इस मरीज को लेटाया जाता है, तो ये थोड़ा सा एक बार मैं स्पीड बता देता हूँ, ठीक है। कि मशीन के मध्य की खाली जगह को लेटा दो, ठीक है। वैसे एक क्वेश्चन आ रखा है 10 मार्कर, और पॉसिबल है कि 5 मार्क्स में आ जाए। और ये ध्यान रखो, साइंस में ये फिक्स है, एक फिजिक्स का 10 मार्कर आएगा, एक केमिस्ट्री का 10 मार्कर, और 2 अगर मान लो हो सकता है साइंस टैग से आ जाए, या फिर एक बायो। तो इसी तरीके से इसमें जो है 4 क्वेश्चन जो है 10 मार्कर आते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अब इसमें क्या होता है, इसमें बाह्य चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करने के लिए अतिचालक चुंबक का उपयोग करते हैं, जो मशीन में एक कुंडली ट्यूब के रूप में व्यवस्थित होती है। तो आपको ये कीवर्ड बताता हूँ कौन सा ध्यान रखना है। चिकित्सकीय उपयोग की एमआरआई मशीनों में ये सुपर कंडक्टर चुंबक 1.5 टेस्ला की जो है ये मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो उत्पन्न करती है। अब इस चुंबक की अतिचालकता, ठीक है, सेमीकंडक्टिव ठंडा रखना पड़ेगा, ठीक है। और इसके दोनों ओर तरल हीलियम भरकर जो है इसे ठंडा रखा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और तरल हीलियम के दोनों परतों की ओर एक दिया जाता है, ठीक है। और फिर चुंबकीय और हीलियम की परतों के अंदर चुंबकीय क्षेत्र को स्कैन की जाने वाली पर केंद्रित करने का कार्य करती है, ये ध्यान रखना है। फिर उसके बाद जो ग्रेडियंट के अंदर जो है रेडियो आवृत्ति की तरंगें ट्रांसमिट करने वाली परत होती है, जो एनएमआर सक्रिय तत्वों के परमाणुओं की प्रोटॉन को उत्तेजित कर उन्हें अल्फा स्पिन अवस्था से बीटा स्पिन अवस्था में लेके आती है, ठीक है। 2 स्पिन अवस्था आपको ध्यान रखनी है यहाँ से। और फिर उसके बाद क्या होता है कि भाई अलग अलग प्रकार की जो है चित्र बनते हैं, जितना फैट ज़्यादा होगा उसे अकॉर्डिंग वाटर और फैट का रेशियो, ठीक है। जब भी किसी उत्तक की संरचना में कोई परिवर्तन आता है, जैसे गांठ का बनना, कैंसर कोशिकाओं की उपस्थिति,
ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एमआरआई में जो है चित्रों की अधिक स्पष्ट और उच्च गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए एक विभेदीकारक कॉन्ट्रास्ट एजेंट जो है, एक नाम ध्यान रखना, गैंडोलिनियम का प्रयोग किया जाता है। और इसमें यह होता है कि हमारे स्कैन द्वारा सफ़ेद से काले रंग की अगर इमेज बनती है, ठीक है, तो हमें ऐसे लगता है कि भाई द्रव की मात्रा जो है वहाँ पे है। लाभ क्या है कि इंटरनल जो ऑर्गन है उसके चित्र आराम से हम प्राप्त कर सकते हैं, रक्त प्रवाह की जांच कर सकते हैं, ब्लड की, शरीर में ग्रे और वाइट मैटर की जांच हो जाती है, कहाँ पर गांठ है वो पता लग जाता है। हानिकारक विकिरणों का प्रयोग न होने के कारण ये तकनीक बहुत ज़्यादा सुरक्षित है क्योंकि रेडिएशन बिल्कुल है नहीं। पादपों की जो है आंतरिक संरचना का पता लगाया जा सकता है। कमी ये है कि तकनीक बहुत महंगी है, एक एक मशीन जो है कई करोड़ की आती है। दूसरी यहाँ पर एक ध्यान रखना कि अगर एमआरआई हो रही है तो वहाँ पर बिल्कुल जो है ना आयरन नहीं होना चाहिए, लोहा होते ही वो फाड़ देगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखना लोहा। तो दांत, हड्डी जैसे अन्य अंग जिसमें पानी नहीं होता तो उनकी जांच एमआरआई से नहीं की जा सकती, ठीक है। तो तीव्र चुंबकीय बल प्रयुक्त होने के कारण ऐसे व्यक्तियों के स्कैन नहीं, क्योंकि मैग्नेटिक है तो चुंबक चिपक जाएगी। तो शरीर में धातु का जो बना कोई उपकरण प्रत्यारोपित किया गया हो, पेस मेकर, हड्डी जोड़ने हेतु कोई, ठीक है, तो वो पहले से ही डॉक्टर पता लगा लेते हैं। और कभी कभी गैंडोलिनियम जो है वो नकारात्मक प्रभाव यहाँ पर डालता है। अगला है अरविंदो का दर्शन। ये क्वेश्चन आ रखा है 2023 में, ठीक है। अरविंदो का दर्शन जो है नैतिक आध्यात्मिक विकास को किस प्रकार जो है प्रतिबिंबित करता है। तो अरविंदो के बारे में थोड़ी सी मैं आपको यहाँ से जानकारी देता हूँ। अरविंदो, अरविंद का जो दर्शन है वो क्या दर्शन है, ठीक है। तो अरविंदो का दर्शन एक तो है इंटीग्रल योगा यानी संपूर्ण योग, एवोल्यूशन ऑफ कंसेंस यानी उत्क्रांति, जीवन साधना और विश्व एकता, वर्ल्ड यूनिटी और लाइफ एज ए साधना, ठीक है। तो संपूर्ण योग का मतलब है शरीर, मन और आत्मा का विकास, डेवलपमेंट। उत्क्रांति का मतलब है मानव सुपरमैन की ओर विकास हो रहा है। जीवन साधना का मतलब है हर कर्म को जो है साधन बनाना। और विश्व एकता का मतलब है मानवता का आध्यात्मिक उत्थान। तो संपूर्ण योग मतलब शरीर, मन और आत्मा का विकास। उत्क्रांति, मानव जो है सुपरमैन की ओर विकास कर रहा है। जीवन साधना मतलब हर कर्म को साधन बनाओ। और विश्व एकता मतलब मानवता का आध्यात्मिक उत्थान। तो ये अरविंदो का दर्शन है। पिछली बार 2023 में ये क्वेश्चन आया था। नींव के रूप में एकात्म योग के जो माध्यम से उनका उद्देश्य शरीर, मन और आत्मा को दिव्य चेतना की ओर एकीकृत करना। तो ये दिव्य वाला क्वेश्चन मानसिक परिवर्तन से सार्वभौमिक शांति और निस्वार्थ संभव होता है। अरविंदो के लिए नैतिकता का मतलब अहंकार से ऊपर उठना, ईश्वरीय इच्छा के साथ जुड़ना। पृथ्वी पर दिव्य जीवन की उनकी अवधारणा ने व्यक्तियों को सामाजिक उत्थान के लिए नैतिक और आध्यात्मिक रूप से विकसित होने के लिए प्रोत्साहित किया। उनकी शिक्षाएं नैतिकता को आंतरिक जागृति और सामूहिक प्रगति से जोड़ती है। तो ये आपको लिख के आना है। ठीक है, श्री अरविंदो का दर्शन। अब है केपलर। केपलर का ग्रहीय गति का दूसरा नियम बताना है और ये किस जो है संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। तो ये नियम जो है कोणीय रिकॉर्ड, ठीक है, कोणीय गति पर जो है कोणीय गति के संरक्षण पर आधारित है, ठीक है, यानी एंगुलर मोशन। ये बताता है कि बाहरी टॉर्क की अनुपस्थिति में एक प्रणाली का कोणीय गति जो है स्थिर रहती है। देखो इसको सिंपल समझते हैं, आप लगातार देखेंगे यहाँ पे ये है।
पहला जो नियम है वो तो है परिपथ का नियम, दूसरा है क्षेत्रफल का नियम, तीसरा है आवर्तकाल का नियम, यानी लॉ ऑफ पीरियड्स, लॉ ऑफ एरियाज और लॉ ऑफ ऑर्बिट। परिपथ का नियम का मतलब क्या है कि सभी ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं, और सूर्य दीर्घवृत्त के दो फोकस पर एक, ये ध्यान रखना, दीर्घवृत्ताकार इलिप्टिकल। दूसरा है ग्रह और सूर्य के बीच में जो रेखा है समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है, यानी जब ग्रह जब सूर्य के पास होता है तो तेजी से चलता है, और जब दूर होता है तो धीरे चलता है। और थर्ड जो है वो है टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, यानी किसी ग्रह के जो कक्षा का वर्ग है टी स्क्वायर, वो कक्षा के जो है अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के जो है अनुपात में होता है। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ, पहला ऑर्बिट पे ध्यान दो, दूसरा स्पीड पे, तीसरा मैथ्स पे। कैसे? ऑर्बिट मतलब आकार दीर्घवृत्त है, स्पीड मतलब दूरी पर निर्भर करती है, मैथ्स मतलब टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, यानी ग्रह दीर्घवृत्त में घूमे, पहला नियम। सूर्य से दूरी पर उनकी चाल बदले, दूसरा नियम। ठीक है, और चाल और दूरी के बीच में गहरा गणितीय रिश्ता, तीसरा नियम। पहला नियम परिपथ का नियम है, ग्रह दीर्घवृत्त कक्षा में घूमते हैं। दूसरा नियम क्षेत्रफल का नियम है, समान समय में समान क्षेत्रफल तय करते हैं। तीसरा नियम आवर्तकाल का नियम है, कक्षा का समय स्क्वायर अपॉन दूरी का क्यूब। तो ये ध्यान रखना। अब आप देख लो सीधा सा, यहाँ पे हम बात करें ग्रह गति, दूसरा नियम जो है केपलर का, एक ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते समय समान समय अंतराल में समान क्षेत्रों को तय करता है। इसका तात्पर्य है कि एक ग्रह सूर्य के करीब होने पर तेजी से चलता है यानी पेरिहेलियन, और दूरी होने पर धीमी गति से एपेलियन। ठीक है, और ये नियम कोणीय गति, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये बेसिक से क्वेश्चन जो है यहाँ से आते हैं एग्जाम में, ये आपको ध्यान रखना। अब नाभिक के विखंडन और संलयन के बीच में अंतर देखो, वैसे ये PYQ और सर ने अभी पढ़ाया भी नहीं है, एक बार मोटा मोटा देख लो कि विखंडन मतलब टूटना। तो एक भारी नाभिक है, दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है, और संलयन मतलब जुड़ना, दो हल्के नाभिक जो जुड़कर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। तो इसमें ऊर्जा मुक्त मध्यम मात्रा में, इसमें ऊर्जा की विशाल मात्रा, तभी तो बोलते हैं भाई ये जो है हाइड्रोजन बम। ठीक है, ये बेसिक सा जो यूरेनियम 235, प्लूटोनियम 239 ये। ठीक है, घटना कृत्रिम है और ये प्राकृतिक घटना है। ठीक है, रिएक्टर में नियंत्रण करना आसान है, इसको बहुत मुश्किल है। तो नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड की भूमिका क्या है? सिंपल सी बात है, कैल्शियम कार्बाइड यानी CaC2 नमी के साथ प्रतिक्रिया करके एसिटिलीन गैस उत्पन्न करता है। ठीक है, और इसी से जो है वो फल पकते हैं। स्वास्थ्य के लिए खतरा है, आर्सेनिक और फॉस्फोरस हाइड्राइड जैसी एरर जो है यहाँ पर अशुद्धियाँ की उपस्थिति के कारण इसे कई देशों में प्रतिबंधित कर दिया गया, जैसे चक्कर आना, उल्टी वगैरह हो गई। कानूनी विकल्प भी है। ठीक है, तो बेसिक से ध्यान रखना CaC2। कार्बन का कौन सा गुण बड़ी संख्या में यौगिकों को? सिंपल सी बात है, श्रृंखलन का गुण, श्रृंखलन का गुण। ठीक है, कार्बन का जो है श्रृंखलाबद्धता गुण मुख्य रूप से जिम्मेदार है। श्रृंखलाबद्धता कार्बन परमाणुओं की अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ स्थिर सहसंयोजक बंधन बनाने की क्षमता है, जिससे लंबी श्रृंखलाएं, साकित श्रृंखलाएं और छल्ले बनते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है इस तरीके से। वैसे ये होगा अलग से। माइक्रोवेव ओवन की सिद्धांत की व्याख्या करें तो ये ओवन जो है किस पे करता है? डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग के सिद्धांत पर काम करता है। ये आपने देखा ही होगा, कचौरी वगैरह जो है ठंडी होती है उसको गर्म करने के लिए। भोजन में पानी, वसा और चीनी अणुओं को हिलाने के लिए लगभग 2.45 गीगा हर्ट्ज की जो है आवृत्ति पर माइक्रोवेव का उपयोग होता है। ये ध्रुवीय अणु जो है लगातार वैकल्पिक विद्युत क्षेत्र के साथ संरेखित होते हैं, और जिससे घर्षण गर्मी पैदा होती है, और ये गर्मी भोजन के अंदर समान रूप से पकाती है। ठीक है, धातुएं माइक्रोवेव को परावर्तित करती है और इससे खाना पक जाता है। तो बेसिक सा क्वेश्चन है। मधुमक्खी के डंक से दर्द और जलन, ये पीएच के कारण हो रहा है। तो मधुमक्खी के डंक से जो है फॉर्मिक एसिड यानी SCO3 और हिस्टामाइन का इंजेक्शन लगता है, जिससे सूजन की प्रतिक्रिया होती है जो दर्द, लालिमा और सूजन का कारण बनती है। और ततैया के विपरीत मधुमक्खी आमतौर डंक पीछे छोड़ देती है। तो वहाँ पर वही जो है ये बेसिक सा पीएच का जो है ये क्वेश्चन है। ठीक है, कार्बनिक यौगिक के घरेलू और औद्योगिक अनुप्रयोग जो है आपको लिखने हैं। तो घरेलू ईंधन में काम आता है, जैसे LPG में हो गया। सफाई एजेंट में काम आता है, एथेनॉल हो गया। खाद्य योजना में काम आता है, बेंजोइक एसिड हो गया, सेक्रीन हो गया। दवाइयों में काम आता है, एस्पिरिन, पैरासीटामोल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। एप्लीकेशन साइंस में आपको पता होना चाहिए, बायोटेक में क्या एप्लीकेशन है, नैनोटेक में क्या एप्लीकेशन है, प्लास्टिक फाइबर में काम आ रहा है। औद्योगिक अनुप्रयोग में भी, घरेलू में हो गया, औद्योगिक में। ठीक है, तो घरेलू ही पूछा और औद्योगिक दोनों पूछे। तो घरेलू में ईंधन बता दिया, एजेंट बता दिया, खाद्य योजक में, दवाई में, प्लास्टिक में। औद्योगिक में पेट्रोकेमिकल उद्योग में काम आ गया, सिंथेटिक रबर में,
दवा उद्योग में काम आ गया, एंटीसेप्टिक विटामिन में, कपड़ा उद्योग में काम आ गया, एसीटेट पॉलिस्टर में, ठीक है। तो घरेलू और औद्योगिक अनुप्रयोग, ये अच्छा क्वेश्चन है। पेंट और चिपकने वाले पदार्थ में रेंजीन हो गया, विस्फोटक में ट्राई टीएनटी हो गया, नाइट्रोग्लिसरीन हो गया, कृषि में, ठीक है। पॉलीमर को परिभाषित करना, अब तो वैसे सिलेबस में नहीं है, 2018 का क्वेश्चन था। पॉलीमर मतलब बड़े अणु होते हैं, ठीक है, और रासायनिक बंध के माध्यम से मोनोमर्स नामक छोटी छोटी इकाइयों के बारे में जो है जुड़ने से बनते हैं। इस प्रक्रिया को पॉलीमराइजेशन के रूप में जाना जाता है। उदाहरण क्या है, सेल्यूलोज हो गया, प्रोटीन हो गया, ठीक है, ये जो है आपको ध्यान रखना। पीएच परिवर्तन को दांतों की सड़न का जो है सड़न का कारण बताइए। पीएच परिवर्तन के कारण होने वाली दांतों की सड़न को कैसे रोका जाता है? तो दांतों की सड़न कब होती है? एसिडिटी, मतलब पीएच 5.5 से कम हो, यानी एसिड की ओर। सबको पता नहीं भाई, 7, 14, 0, ये उदासीन है, यहाँ पर अम्लीय है और यहाँ पर क्षारीय है। तो ये अम्लीय हो गया। अम्लीय हो गया तो मुंह में बैक्टीरिया जो है शर्करा को तोड़ते हैं और एसिड छोड़ते हैं, तो जो पीएच को कम करता है। और ये अम्लीय वातावरण दांतों के इनेबल में कैल्शियम फॉस्फेट को घोल देता है और जिससे सड़न और कैविटी पैदा होती है, ठीक है। तो रोकथाम के लिए भोजन के कण और बैक्टीरिया हटाने के लिए नियमित रूप से दांत ब्रश करो, ये सिंपल सी बात है। मीठे खाद्य पदार्थ जो है इनसे बचो आप। फ्लोराइड टूथपेस्ट का उपयोग करो, माउथ वॉश से कुल्ला करो, चीनी रहित गर्म गम चबाने से लार उत्तेजित होती है, तो पीएच जो है संतुलित रहती है। भारत में नैतिक सामाजिक सुधार में किस प्रकार योगदान दिया? भारत में नैतिक सामाजिक सुधार में तो स्वामी दयानंद सरस्वती का बता दो। सत्य है, वैदिक नैतिकता है, वेदों की ओर लौटो, जाति आधारित भेदभाव हो गए, बाल विवाह हो गए, मूर्ति पूजा, महिला शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, सामाजिक समानता, वेदों की ओर लौटो, ठीक है। तो इस तरीके से भारत में मतलब ये क्वेश्चन जो दयानंद सरस्वती से पूछा गया है, नैतिक दृढ़ जो है, और ये कुल मिला के अग्रदूत। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इनके बारे में थोड़ा सा अच्छा एक डायग्राम बनाया है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, ये डायग्राम देख लो। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का क्या दर्शन है? पहला है समानता की बात करते हैं, दूसरा है स्वतंत्रता की बात करते हैं, तीसरा बंधुत्व की बात करते हैं, यानी अपने प्रस्तावना की, और सामाजिक न्याय की बात करते हैं। तो सोशल जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। सेल्फ सेल्फ याद कर लो ट्रिक। तो समानता मतलब सबके लिए समान अधिकार होने चाहिए। स्वतंत्रता मतलब सोच और कार्य की आज़ादी। बंधुता मतलब भाईचारा और सम्मान रखो। सामाजिक न्याय मतलब दलितों और पिछड़ों के हक की लड़ाई। और शिक्षा का महत्व भी जो है इन्होंने बताया। तो सेल्फ करके इसकी ट्रिक है, स्वामी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो सामाजिक न्याय को जो है इन्होंने नैतिक शासन से कैसे जोड़ा? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो है नैतिक शासन को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों में निहित किया। उन्होंने अस्पृश्यता हो गया, जातिगत अन्याय हो गया, ठीक है, सभी व्यक्तियों की गरिमा की वकालत करी। भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि न्याय जो है, मानवाधिकार और समानता और नैतिक मूल्य जो है कानूनी सिद्धांत बने। अम्बेडकर का जीवन इसी बात पर जोर देता है कि शासन को शोषितों का उत्थान नहीं करना चाहिए, शोषितों का उत्थान करना चाहिए शासन को, मतलब गवर्नमेंट को। और सामाजिक नैतिकता को जो है, सोशल मॉरलिटी को बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है। नैतिक लोकतंत्र जो है उनके प्रति दृष्टिकोण न्याय और समावेशी शासन के लिए आंदोलन को प्रेरित करता रहता है। तो ये आप बता सकते हैं। आदि शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन से कौन से नैतिक मूल्य निकाले जा सकते हैं? अच्छा क्वेश्चन है। आदि शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत सबको पता है, ठीक है। अद्वैतवाद, सभी प्राणी एक है, ठीक है, और गैर अद्वैतवाद बोलते हैं हम। करुणा, सहिष्णुता, समानता के मूल्य से प्रोत्साहित होते हैं। तो पहले आप वैल्यू बता दो, ये इसमें क्या क्या वैल्यू है? कंपेशन हो गया, टॉलरेंस हो गया, इक्वलिटी हो गया। आत्मा और ब्रह्मा एक ही है, दोनों अलग अलग नहीं है, ठीक है। महसूस करके व्यक्ति अहंकार से ऊपर उठ जाता है। निस्वार्थता और आंतरिक शांति का विकास करता है। उनका दर्शन भौतिक आसक्ति को हतोत्साहित करता है। वैराग्य, सत्य और नैतिक अनुशासन को बढ़ावा देता है, ठीक है। आजकल ये भौतिकवाद ज़्यादा हो रहा है। और भारत भर में उनके बहसों में तर्क संगत संवाद और नैतिक प्रवचन पर जोर दिया गया। उनकी शिक्षाएं आज भी जो है व्यवहारिक नैतिकता के साथ एकीकृत करके जो है हम नैतिक विचारों का मार्गदर्शन करती रहती है। बसवना आप सब जानते हैं कौन है, लिंगायत आंदोलन के संस्थापक है। इन्होंने अपनी काम को ही पूजा बनाया, ईमानदारी और करुणा के रूप में महत्व दिया। तो इनके जीवन और सामाजिक समानता को कैसे बढ़ावा दिया? उन्होंने सोशल हायरार्की, कास्ट हायरार्की, जाति पदानुक्रम, मंदिर अनुष्ठान को खारिज किया, लिंग और सामाजिक समानता को बरकरार रखा। उनके वचनों ने सरल भाषा में गहन नैतिक मूल्यों को व्यक्त किया। सत्य, अहिंसा और निराकार ईश्वर के प्रति समर्पण को बढ़ावा दिया। उन्होंने काया का और देशोहा की वकालत करी और न्यायपूर्ण नैतिक समाज की नींव रखी। बसवना के जीवन और शिक्षाओं ने कर्म कांड की अपेक्षा नैतिक कार्य को जो है प्राथमिकता दी। तो आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे आप ज़रूर बताएंगे हमें। और
इसके अलावा बात करें तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, डॉक्टर अमित एकेडमी RAS। ठीक है, आपको लगता है कि हम कॉपी चेक होनी चाहिए तो हमारे लिए एक पेड फीचर भी आपके लिए हमने रखा है। ठीक है, जिसमें आपको कॉपी 24 आवर में चेक होके मिलती है, अच्छी कॉपी चेक होके मिलती है। दूसरी, आप टॉपर की कॉपी, इसके अलावा जो है हमारे स्टूडेंट बहुत सारे हैं वो भी लिखते हैं, उनके भी आंसर आप देख सकते हैं, तो इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, क्लास कैसी लगी ज़रूर बताएंगे।